नमस्कार साथियों। जो हमने बहुपद का जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था पॉलिनोमियल्स का, उसके अंदर हम जो बीजीय व्यंजक हैं उसको हम पढ़ चुके हैं कि बीजीय व्यंजक की स्टडी कर चुके हैं। अब जैसे ही हमारा जो बीजीय व्यंजक है उसका हमारा जो बेसिक लेवल है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है कि बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं। अब हम इन्हीं बीजीय व्यंजक से हम क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे। तो बहुपद बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखो बहुपद जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखो ये पॉलिनोमियल्स बोलते हैं बहुपद। अब देखो बहुपद आ गया। अब देखो बहुपद हमारी जो बीजीय व्यंजक है वो ही हमारे बहुपद बनेंगे। इसलिए जो बीजीय व्यंजक के अंदर अगर हम तीन शर्त लगा दें, या तीन रूल्स लगा दें, तीन कंडीशन लगा दें, तो हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो हमेशा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। तो हम बहुपद कहते किसे हैं, ये देखो पहले बहुपद मतलब जिसमें एक तो एक से अधिक और दो से अधिक बहुपद होते हैं। चलो बहुपद पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ये देखो ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जो निम्न तीन नियमों का पालन करें, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देखो ऐसे बीजीय व्यंजक जो निम्न तीन नियमों का पालन करें उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब वो तीन नियम कौन से? फर्स्ट नियम यह है कि हमारे चर, हमने देखो बीजीय व्यंजक के अंदर चर और अचर पद के बारे में पढ़ा था हमने कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, उसके थ्रू आउट ही हमारा बीजीय व्यंजक बना था। अब देखो हमारा बीजीय व्यंजक के अंदर हमने क्या कहा कि बीजीय व्यंजक जो निम्न तीन नियमों का पालन करे उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ऐसे तो अब बीजीय व्यंजक में आपको पता है कि सबसे पहला वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल की हम जब बात करेंगे तो बीजीय व्यंजक में अगर चर राशि का मान चर राशि का घातांक जो चर राशि का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। पहली बात, चर राशि का धनात्मक जो चर राशि का जो घातांक है वो पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद में सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या, किसकी संख्या, पदों की निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। दोनों
नंबर रूल ये कहता है कि बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और 3 नंबर रूल क्या कहता है? 3 नंबर रूल देखो, पहले चर के ऊपर बना, दूसरा पद के ऊपर बना। पहला जो रूल है वो पद के ऊपर, चर के ऊपर, दूसरा पद के ऊपर। 3 नंबर जो रूल है वो बनता है हमारा चर पद, और उसके बाद में क्या आता है हमारा रियल नंबर। मतलब चर राशि का जो गुणांक है या कोफिशिएंट है, लिखेंगे चर राशि का बीजीय व्यंजक में चर राशि का गुणांक हमेशा चर राशि का जो गुणांक है हमेशा क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब देखो, ये बहुपद के अंदर 3 रूल है, 1 2 3, मतलब 3 प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, 3 रूल बोल सकते हैं। तो ये 3 रूल हैं, जो नियम हैं वो बीजीय व्यंजक के ऊपर लगेंगे कि बीजीय व्यंजक जो निम्न 3 नियमों का पालन करने से हम बहुपद करते हैं। पहली बात, चर राशि का जो घातांक है वो पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए, मतलब उसकी जो डिग्री है, घात है, वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, दूसरा रूल ये। तीसरा रूल है, चर राशि का जो गुणांक है वो हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको बताएं कि चर किसे कहते हैं? हम चर कहते हैं वेरिएबल को। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि चर किसे कहते हैं? वेरिएबल को। अब वेरिएबल हमें पता है कि एक्स वाई जेड चर राशि ये होती है, एक्स वाई जेड ये होती हैं, ठीक। तो इसमें मैंने चर राशि का धनात्मक जो घातांक है वो पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो मैं 1 लिखता हूँ, तो आपको पता है कि 1 क्या होता है? पूर्ण धनात्मक होता है। एक्स के ऊपर मैं 1 जार लिखता हूँ तो पूर्ण धनात्मक होता है, इसलिए ये क्या होती है कि धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या बन सकते हैं? बहुपद बन सकते हैं। लेकिन x के ऊपर अगर -1 आ गया, x के ऊपर -1/2 आ गया, या x के ऊपर ओनली 1 या 3/2 आ गया, तो ये देखो, ये पूर्ण धनात्मक संख्या नहीं है। x के ऊपर -1 है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर 3/2 है, फ्रैक्शन पार्ट है। इसलिए ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये हमारे कभी भी बहुपद नहीं बन सकते। तो ये हमारे बहुपद नहीं बनेंगे, ये बहुपद नहीं बनेंगे। ऐसे अगर पूर्ण धनात्मक वाले आते हैं वो हमारे क्या बनेंगे? बहुपद बनेंगे। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैं बहुपद लिखता हूँ कि x बराबर जैसे a1x³ प्लस a2x² प्लस a3, इस प्रकार का मैंने पॉलिनोमियल्स लिखा है। इसमें मेरे पास पद कितने हैं? 1 2 3, तो 3 पद है, इसलिए ये मेरे बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। मैंने काउंट किया 1 2 3, इसलिए वो निश्चित है। इसलिए मैं पॉलिनोमियल्स को क्या बोलूँगा कि निश्चित पॉलिनोमियल्स है, मतलब इसके अंदर पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। तब ये हमारा पॉलिनोमियल्स बन सकता है। अगर इसी प्रकार का मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, या फिर इसको मैं निकालता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। जैसे px ले लिया मैंने, और px लेने के बाद में मैंने ऐसे लिख दिया a1x की पावर मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पर 100 ले लिया। उसके बाद में a2x की पावर 5 लिख दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल्स मेरा क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, मतलब इसके अंदर पदों की संख्या है वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है मेरा, ये बीजीय व्यंजक है वो मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है वो पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम इसको x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर a1x की पावर n, जैसे x की पावर n दे दिया। अब n के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, जैसे a1 की पावर x की पावर n है, लेकिन n के बारे में बोला गया नहीं है, प्लस a2x की पावर n-2, इस प्रकार हमारे को पॉलिनोमियल्स दे दिया गया, लेकिन n के बारे में हमें कुछ बोला नहीं गया है। इस प्रकार का भी पॉलिनोमियल्स हमारा क्या नहीं बनेगा?
बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि चर राशि का जो गुणांक है वो हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। 3 नंबर रूल क्या कहता है कि चर राशि का जो हमारा चर राशि का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो चर राशि जैसे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा, यहाँ पर जैसे x की क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब ये मैंने बीजीय व्यंजक लिखा, यहाँ पर मैंने देखा चर राशि का जो गुणांक है वो हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो चर राशि का गुणांक मतलब कोफिशिएंट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आते हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1, इसको x 0 से लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसलिए हमारा ये जो बीजीय व्यंजक है वो हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। px बराबर x की क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा बन जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसी बनती है स्थिति तो हम क्या करते हैं, √-4 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख देते हैं। अब देखो ये मेरे बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये क्या बहुपद बनेगा, नहीं बनेगा इन 3 रूलों के कारण। देखो x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर तो पॉजिटिव बात मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो पॉसिबल है। बट सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेकंड प्रॉपर्टी जो सेकंड रूल कहता है कि इसके अंदर जो हमारे पद होने चाहिए वो काउंटिंग होने चाहिए, मतलब निश्चित होने चाहिए, 5,000 10,000 10 लाख कुछ भी, लेकिन काउंटिंग वाले होने चाहिए। तो इसके अंदर 3 पद है तो काउंटिंग पद आ गए। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर रूल लगाता हूँ कि चर राशि का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब देखो चर राशि का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। मैं इस √4 को क्या लिखता हूँ, मैं √4 को इस प्रकार लिखूंगा कि √4 × -1 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इस प्रकार लिख देता हूँ। अब आपको पता है कि इस √4 की वैल्यू तो होती है 2, लेकिन कभी आपने -1 की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, ये मैंने लिखा। अब √-1 की वैल्यू आपने कोई अभी तक ऐसी वैल्यू पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वैल्यू दिखा देता हूँ कि √-1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा। ये कौन सी संख्या होती है, इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, काल्पनिक मतलब इमेजरी पार्ट बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं, अब देखो हमारे को चाहिए वास्तविक संख्याएं और हमारी आ रही है कौन सी, काल्पनिक संख्याएं। जैसे मैं इसको लिखूंगा तो मेरा 2i स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बन जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आइटा आ रहा है। आइटा कौन सी संख्या है, आइटा हमारी है काल्पनिक संख्या। बट हमें कौन सी संख्या चाहिए, हमारी संख्या चाहिए वास्तविक संख्या। आइटा हमारी जो ये संख्या आ रही है काल्पनिक संख्या, इसलिए यह हमारा क्या नहीं बन पाएगा, px बहुपद नहीं बन पाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब तीनों नियम आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको एक नोट लिखना है। नोट क्या है, या हेडिंग लगा के लिख सकते हो या नोट लगा के लिख सकते हो कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसे, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब देखो काल्पनिक संख्या इमेजरी पार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या किया, √-1, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको मैंने बताया आइटा। जैसे मैंने ये होती है एक तो फिक्स वैल्यू इसकी, और इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन और करते हैं तो -1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको और ओपन करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं तो ठीक है। -1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ये होती है, ठीक है, ये काल्पनिक संख्या होती है।
इस प्रकार का सिस्टम आते हैं तो उसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजरी पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद में मैं कुछ आपको बीजीय व्यंजक लिखता हूँ, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिखता हूँ, बीजीय व्यंजक, और एक लिखता हूँ इधर बहुपद। अब आप इसमें हमें बताओगे कि कौन से बीजीय व्यंजक है वो बहुपद बनेंगे और कौन से बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं बनेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर बीजीय व्यंजक लिखता हूँ, बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा x² + x + y। अब देखो ये बीजीय व्यंजक बहुपद बनेगा या नहीं बनेगा, ये इसकी हम जांच करेंगे। अब हमने ये चीज़ पढ़ रहा है कि बहुपद पर होने के लिए उसको तीन नियमों को सेटिस्फाई करना होगा। तो फर्स्ट नियम है पावर का। फर्स्ट नियम कौन सा है? पावर का, मतलब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, मतलब x की पावर 0 से 1 ही तो बनता है। तो ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे जो बहुपद है तो मैं इसको क्या कहूँगा कि ये मेरा बहुपद बन गया px = x² + x0, सॉरी 0 नहीं, x + 1। ये तो मेरा बहुपद बन गया है। अब देखो मैं यहाँ पर बीजीय व्यंजक और लेके चलता हूँ। जैसे मैंने ले लिया √2x या 4x ले लेता हूँ, 4x, ठीक है, प्लस x और प्लस 2। ये मैंने एक बीजीय व्यंजक ले लिया। अब आपको पता है ये बीजीय व्यंजक तो है, इसमें पद है 1 2 3 पद है, कोई मुश्किल नहीं। अब ये बीजीय व्यंजक मेरा बहुपद बने या ना बने उसकी हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये मेरा बीजीय व्यंजक है, मैं बहुपद बना सकता हूँ। कि बहुपद कैसे बनाऊंगा कि 3 नियम सेटिस्फाई होने चाहिए। 3 नियम कौन से? वेरिएबल का पहला तो डिग्री वाला, सेकंड है उसका मतलब उसके अंदर पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। और थर्ड जो रूल होता है वो कौन सा होता है? थर्ड रूल होता है वो हमारा जो इसके जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स के जो जितने भी कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, मतलब वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, चर वेरिएबल चर के साथ जो हमारे जो गुणांक है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। अब देखो मैं इस चीज को मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर √4x, इस √ को मैं 4 लिख देता हूँ, इंटू √x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इस x को एज इट लिखता हूँ और 2 को ऐसे का ऐसा लिख देता हूँ। अब आपको पता है कि √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो मुश्किल नहीं, लेकिन √x की वैल्यू क्या होती है? इसको हम देखो कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर जैसे x की पावर, इसके ऊपर √ लगा तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1/2। इसको क्या लिखूंगा? 1/2। तो मैं यहाँ पर 2 तो इसको लिख दिया और √x को लिखूंगा x की पावर 1/2 और प्लस x + 2। अब देखो अब यहाँ पर मैंने रूल लगाना स्टार्ट किया कि हमारे देखो यहाँ पर वेरिएबल 1/2 आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर तो चल जाएगा, यहाँ पर भी चल जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट ये नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये PYQ के फॉर्मेट के अंदर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? ये हमारा px बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री है 1/2 आ रही है, जबकि ऐसी नहीं आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए और 3 4 5 6 ऐसे चलती रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे √-9x² + 3x + 3। ये मैंने एक क्या लिया है यहाँ पर? बीजीय व्यंजक लिया। अब इस बीजीय व्यंजक को मैं चेक करूँगा कि ये मेरा बहुपद बने या नहीं बने।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इस चीज़ को कैसे लिखूँगा, सबसे पहले मैं √9 को कैसे लिखूँगा, √9 को मैं लिखूँगा √9 इंटू √-1 और फिर x² प्लस 3x प्लस 3 इस प्रकार लिखूँगा। √9 इंटू √-1 x² प्लस 3x प्लस 3 इस प्रकार लिखूँगा। अब देखो √9 को तो मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 क्या ना होता है इंटू √-1 और x² प्लस 3x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या बात आती है कि इस चीज़ की कुछ अलग ही वैल्यू डिफाइन होती है। इसकी क्या √-1 की जो वैल्यू होती है, √-1 की जो वैल्यू होती है वो आइटा होती है, अलग से डिफाइन होती है। तो मैं इसको लिखूंगा 3 आइटा x² प्लस 3x प्लस 3। अब देखो ऐसा संभव है क्या, मैंने क्या कहा कि देखो फर्स्ट रूल है, जो पहला नियम है वो तो क्या है सेटिस्फाई है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, x की पावर 0। अब देखो एक नोट और लिख लो आप छोटा सा कि x की पावर 0 जहाँ पर भी आती है वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको 1 की इंटू 1 करके x0 भी बना सकता हूँ, तो 2 1 और 0 ये तो पॉसिबल हो गई। फर्स्ट रूल तो मतलब सेटिस्फाई होगा, लेकिन सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल डिपेंड करता है पद के ऊपर। तो इसके अंदर पद कितने 1 2 और 3, तो 3 पद है तो निश्चित है फर्स्ट पद है तो इसके लिए ये भी सेटिस्फाई होगा। और जो थर्ड क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि इसका जो वेरिएबल्स का होता है वो कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए रियल सिस्टम में होना चाहिए, मतलब रियल नंबर के अंदर होना चाहिए। बट यहाँ पर तो इमेजरी पार्ट में कहाँ हो रही है, काल्पनिक संख्याएं बन रही है, ठीक है। इमेजरी पार्ट बन रहा है, काल्पनिक संख्याएं बन रही है, तो ये हमारा px बहुपद नहीं बन पाएगा। 3 आइटा x² प्लस 3x प्लस 3 ये हमारा क्या नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा। इसी प्रकार और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। अब देखो कितने अलजेब्रिक लिए हमने 3 ले चुके हैं, 3 के अंदर सिर्फ एक ही हमारा क्या बना है अभी तक बहुपद बना, और 2 क्या हो गए हैं फेल हो गए। 2 हमारे जो बीजीय व्यंजक है वो क्या हो गए हैं फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद में मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे √4 और x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 5। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये पॉलिनोमियल्स बनेगा नहीं बनेगा इसकी जांच हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे हम px लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे √, वाले का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √4 इंटू x की पावर 4 और फिर 3x प्लस 5। अब आपको पता है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको तो लिखूंगा 2। अब देखो एक स्मार्ट तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ x की पावर 2 इंटू या होल स्क्वायर 2, फिर √ लिखता हूँ आपके समझने के लिए जीबी के अंदर 3x प्लस 5। उसके बाद में मैं लिखता हूँ इसको तो 2 एजिट रख देता हूँ। इसके बारे में तो हमने सीख रहे थे कि √2 के 4 होते हैं और मतलब 3 के 9 होते हैं, तो हमने सीख रहे थे। लेकिन जब वेरिएबल टाइप का सिस्टम आ जाता तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब देखो मैं 2 प्लस 2 जहाँ पर ये घातांक नियम क्या कहता है, जहाँ पर अगर एक ही उसका क्या हो आधार और 2 घातें क्या हो उसके ऊपर समान हो तो उसकी घातें क्या होती है जुड़ती हैं। अब मैं इस चीज़ को देखो √ की मतलब क्या होता है कि √ का मतलब पहले इंटू x की पावर 2 और इस 2 फिर क्या होता है इस 2 का 1/2। इस √ का मान जो √ की वैल्यू क्या होती है, जैसे वेरिएबल के ऊपर √ लगा हुआ होता है तो इस वेरिएबल के ऊपर हम सोल्व करते हैं तो इसको f/x और 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये चीज़ यही चीज़ है, इसको 1/2 किया और प्लस 3x 5। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल आउट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 इंटू x² बनता है मेरा और यहाँ पर बनता है 3x प्लस 5।
अब देखो यहाँ पर मैंने इसको तो x² + 3x + 5। अब देखो यहाँ, अब देखो हमारे जो जितने भी रूल हैं वो लगाने हैं। फर्स्ट रूल क्या करता है, डिग्री का रूल है फर्स्ट रूल, तो डिग्री 2, 1 और 0 तो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, पदों की संख्या क्या आती है, निश्चित 3 है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि कोफिशिएंट की चेक करता हूँ, वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या रहती है, तो वेरिएबल की कोफिशिएंट 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो 2, 3 है, तो वेरिएबल की कोफिशिएंट भी क्या है, ये नंबर है, तो यहाँ तो हमारे कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद px क्या बन जाएगा, px बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। अब देखो कितने हमने 4 बहुपद लिए, 4 बहुपद के अंदर हमने 2 बहुपद तो बना चुके, सॉरी 4 हमने बीजीय व्यंजक ली थी इस तरफ, और उसमें से हमने कितने बहुपद बनाए, हमने बहुपद बनाए 2। ठीक है, और 2, 4 में से 2 तो बन गए और 2 हमारे बीजीय व्यंजक वो बहुपद नहीं बने। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि हमारे कुछ ही बीजीय व्यंजक क्या बन पा रहे हैं, बहुपद, लेकिन जो बहुपद बने वो तो बीजीय व्यंजक बन चुके हैं। मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारे पास जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद बने या नहीं बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जितने भी बीजीय हमने 4 लिए, 4 में से सिर्फ 2 ही बने। अब देखो बीजीय व्यंजक बहुपद बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बहुपद बना है, जो बहुपद है हमारा, वो बीजीय व्यंजक जरूर बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक नोट लिखता हूँ आपके पास, एक नोट लिखाता हूँ, बहुपद की जांच करना कि बहुपद है या नहीं। कोई बीजीय व्यंजक भी दे सकता है और उससे पूछेगा कि आपका बहुपद है या नहीं, तो 3 नियम लगा के हमें चेक करना होता है उसको। अब मैं एक नोट लिखाता हूँ आपको, हर बीजीय व्यंजक, हर बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जरूरी नहीं है कि हर बीजीय व्यंजक जरूरी नहीं है कि वह बहुपद बने, बहुपद। अब देखो हर बीजीय व्यंजक जरूरी नहीं है कि वह बहुपद बने, लेकिन हर बहुपद जरूरी है कि वह क्या बने, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बने। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या, बीजीय व्यंजक जरूरी नहीं है कि वो बहुपद बने। सही बात कि मैंने 4 लिए, 4 में से हमारे 2 बने, 2 नहीं बने, लेकिन ये जरूरी है कि जो बहुपद बने थे वो बीजीय व्यंजक बनेंगे। तो यही एक नोट है कि हर बीजीय व्यंजक जरूरी नहीं है कि वो बहुपद बने, लेकिन हर बहुपद जरूरी है कि वो बीजीय व्यंजक बने। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ पर ये नोट कंप्लीट हो गया, और जो बहुपद के बारे में हमने जांच कर ली कि कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आता है बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद के प्रकार। अब देखो बहुपद के प्रकार, अब मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। अब देखो बहुपद के प्रकार पर देंगे, बहुपद के देखो वैसे तो 2 प्रकार के बहुपद ने के अंदर बांटा गया है, इसको 2 टाइप से बांटा गया है। फर्स्ट है, एक तो हमारा पद के आधार पर बांटा गया है, पद के आधार पर, पद के आधार पर, और सेकंड है हमारा घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, देखो पद के आधार पर बहुपद,
और घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, अब देखो पद के आधार पर कैसे, पद जैसे एक पद है तो उसे हम कहते हैं एक पद बहुपद, दो पद उसे कहते हैं द्विपद बहुपद, और तीन पद उसे त्रिपद कहते हैं, और चतुर्थ पद इसी प्रकार। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो सबसे पहला फर्स्ट एक पद बहुपद, एक पद बहुपद। ठीक है, एक पद जिसके अंदर क्या हो, जिस बहुपद में क्या हो, एक ही पंक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ इसका, जैसे मेरा पी एक्स है वो क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरा पी एक्स है वो क्या हो सकता है एक्स हो सकता है, मेरा पी एक्स क्या हो सकता है एक्स की 4 हो सकता है, मेरा पी एक्स मेरा 100 हो सकता है, मेरा पी एक्स क्या हो सकता है मेरा 100 एक्स की पावर 100 हो सकता है। अब देखो मैंने ये इतने एग्जाम्पल लिखे, इसमें क्या है पद के आधार पर मैंने आपको क्या बताया कि पद कितने होते हैं, एक पद है, यहाँ पर भी 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 एक पद है। तो पद के आधार पर हमने बताया कि एक पद बहुपद इस प्रकार के। उसके बाद में मैंने सेकंड पद बताऊंगा, जैसे द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद ये 2 नंबर का है। द्विपद बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें दो पद हो। जैसे मेरा अब एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 50, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स की पावर 1, या मैं यहाँ पर एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और पी एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस 100। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर द्विपद, यहाँ पर हमें देखो पदों की गणना करनी है। यहाँ पर एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद। तो प्रत्येक पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे कितने पद बन रहे हैं, दो पद बन रहे हैं। इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसलिए ये हमारा कौन सा हो गया पॉलिनोमियल्स होगा द्विपद। अब मैं यहाँ पर त्रिपद करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ कि त्रिपद मेरा क्या बने बहुपद बने, त्रिपद 3 नंबर का। तो त्रिपद बनेगा तो मैं इसमें क्या करता हूँ एक और ऐड कर देता हूँ मैं, जैसे x की पावर 100 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ x की पावर, मेरे पास x की पावर 25 कर देता हूँ। तो अभी देखो पद कितने हो गए 1 2 3, इसमें 1 2 3। अब इसमें भी करता हूँ मैं, इसमें अगर 1 ऐड कर दिया 1 2 3, इसमें मैं क्या करता हूँ 100 है तो x की पावर में 50 लिख सकता हूँ, या इससे कम भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें तो पदों से मतलब है यहाँ पर। तो एक पद दो पद और तीन पद, तो त्रिपद बहुपद बन गया, एक पद द्विपद और एक पद 2 और 3, तो ये त्रिपद 1 2 3, त्रिपद 1 2 3। अब मैं बात करता हूँ, इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार मतलब आगे चलते जाएगी कि चतुर्थ पद वो पंचम पद भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे x है ओनली x रहा, इसके अंदर इतना पार्ट ही रहा मेरे पास, आगे का मिटा दिया जाता है तो मेरा पूरा का पूरा एक पद बहुपद बन जाता है। इसी प्रकार अगर मैंने ये सेकंड दो पद लिए मैंने प्रत्येक बहुपद के अंदर, तो मेरा कौन सा बहुपद बन जाएगा द्विपद बहुपद बन जाएगा। इसी प्रकार मैंने तीसरे पद को और शामिल कर लिया तो मैंने क्या किया त्रिपद बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे क्या हो जाएंगे बहुपद बन जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पद के आधार पर तो इस प्रकार हो गए। अब हम क्या कौन से घात के आधार पर देखते हैं, घात के आधार पर जो सेकंड पोर्शन है वो घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद।
ठीक है, घात के आधार पर बहुपद। अब देखो घात के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं, जैसे डिग्री के आधार पर। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला हमें घात के आधार पर बहुपद की जांच कैसे हो उसका हमें पता लगाना होता है। तो इसके अंदर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि घात के आधार पर बहुपद की जांच, डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या होती है डेफिनेशन, कि चर की या वेरिएबल की अधिकतम घात को या मैक्सिमम जो पावर्स होती हैं, डिग्रीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अधिकतम घात होती है। जैसे मैं और एग्जाम्पल से लिखूंगा कि चर की बहुपद में चर की अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब देखो बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसकी, चर की जो अधिकतम घात, अधिकतम जो घातांक है, मतलब घात बोल सकते हैं या घातांक है, वो बहुपद की घात कहते हैं या डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री, 40 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल की तरफ से, ये तो होगी डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, उसके बाद में मैं देखता हूँ कि कितने घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक बार ये डेफिनेशन मिटा दो ताकि नोट डाउन करके डाल देता हूँ, आगे हमें एग्जाम्पल लिखने में समस्या ना हो। अब देखो सबसे पहला कौन सा आता है, रेखिक बहुपद आता है। कौन सा, रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, मैंने क्या कहा कि बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसके आधार पर, घातों के आधार पर हमने बहुपद को अलग अलग बांटा गया है। जैसे रेखिक बहुपद होता है, इसमें जो घात होती है, आपको नोट डाउन कर लेना है, जो घात होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, रेखिक बहुपद के अंदर जो घात होती है वो 1 होती है, किसकी, चर की घात। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया x। ठीक है, सॉरी इस प्रकार लिखना तो अच्छा लगता है, px बराबर x, ये मैंने लिख दिया। देखो ये px पॉलिनोमियल्स का नोटिस है। ठीक है, कि इसे px से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो x, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है, तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो ये कौन सा हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। इसी प्रकार px बराबर मैंने लिखा x प्लस 1, ये कौन सा बहुपद है, ये भी क्या है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, वेरिएबल की 1, तो ये भी कौन सा बहुपद हो गया, ये हमारा हो गया रेखिक बहुपद। मैं लिखता हूँ px बराबर 100x प्लस 500। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होती है, अब मेरे को तो वेरिएबल की घात को चेक करना है, तो यहाँ पर घात 1 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद बन गया, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक बहुपद के अंदर जो घात है वो क्या है, 1 है। इसी प्रकार में नेक्स्ट रेखिक बहुपद के बाद में आती है द्विघात बहुपद। ठीक है, 2 नंबर पर आता है हमारा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसे, द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें अधिकतम क्या हो, अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम डिग्री कोटिज क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे px लिखा मैंने, px बराबर लिखा x2। अब देखो यहाँ पर
मैंने क्या कहा कि अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसलिए वो क्या बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा। तो px बराबर x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। मैं px बराबर लिखता हूँ 100x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर कौन सा बहुपद है, हमें घात के आधार पर पूछेगा तो हमारा बताएंगे कि कौन सा बहुपद है। तो हमारा जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें ये पता है कि इसकी जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितनी है, 2, और जिसमें अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसी प्रकार px बराबर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कौन सा घात का बहुपद है, तो अधिकतम इसके अंदर 2 घात है, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। उसके बाद में त्रिघात बहुपद के अंदर आ जाओ आप, त्रिघात, ठीक है। इस प्रकार हमारा आगे चलता जाएगा। लेकिन हमारा जो विश्लेषण है वो किसका है, हमारी जो एक्सरसाइज के अंदर जो विश्लेषण है ज़्यादातर वो है द्विघात बहुपद का, जिसके अंदर शून्यांक निकालने होते हैं, ठीक है, वो द्विघात बहुपद के होते हैं, ठीक है। और त्रिघात बहुपद के में जिसमें अधिकतम घात क्या हो, 3। मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल जैसे px बराबर x की क्यूब, ठीक है, px बराबर x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, px बराबर मैं लिख सकता हूँ x की क्यूब प्लस 1000, px बराबर लिख सकता हूँ मैं x की क्यूब प्लस x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मेरा कौन सा होगा, अधिकतम घात कितनी है, 3, अधिकतम घात कितनी है, 3, अधिकतम घात कितनी है, 3, अधिकतम घात कितनी है, हमें तो घात देखनी है। तो त्रिघात बहुपद वो होगा जिसके अंदर अधिकतम घात 3 होगी, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इससे एक लीनियर क्वेश्चन बना के देता हूँ, जिससे आपका एनालिसिस हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि हम घात के आधार पर बहुपद को किस प्रकार छांट सकते हैं कि कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन निम्न दिए गए बहुपद में कौन सा बहुपद द्विघात। अब देखो द्विपद और द्विघात में याद रखना, द्विघात बहुपद है। ये हम क्वेश्चन लिखाया, क्वेश्चन लगाया आपको कि निम्न में दिए गए में बहुपद में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है। मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखता हूँ x प्लस 1, सेकेंड लिखता हूँ मैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, 3 नंबर लिखता हूँ मैं x क्यूब x की 4 प्लस x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 4 नंबर लिखता हूँ मैं x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब इनमें से कौन सा आपका बहुपद है, वो द्विघात बहुपद है। तो मैंने अब आप ऑप्शन लगाना स्टार्ट करोगे, लेकिन आप ऑप्शन कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे, हम लिखेंगे कि अधिकतम घात कितनी है। अब देखो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर अधिकतम घात कितनी है, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर अधिकतम घात है हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए अधिकतम घात 1 है। इस पॉलिनोमियल्स की अधिकतम घात कितनी है, इस पॉलिनोमियल्स की अधिकतम घात है हमारी 3, इस पॉलिनोमियल्स की हमारी अधिकतम घात हो गई 4, और इस पॉलिनोमियल्स की अधिकतम घात हो गई 2। अब आपको पता है कि द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद।
तो इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है? 4 नंबर वाला क्या है? द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके इस पॉलिनोमियल्स के अंदर अधिकतम घात 2 है। ये जो 3 वाला है ऑप्शन है, ये कौन सा बहुपद है? ये हमारा चतुर्थ पद है, चतुर्थ घात है, कोटि 4 का बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है। ये त्रिघात बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसका नाम है रैखिक बहुपद। इस प्रकार हम बहुपद का एनालिसिस करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही होगा। उसके बाद में कल की ओर कल जो क्लास होगी उसके अंदर करवा देंगे। आज के लिए इतने काफी।